Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. In this video tutorial we are going to study about displacement reactions, and after that we will study about uses of metals and non-metals, and at last we will discuss about what are metallides. So first of all, let's discuss about displacement reactions. Before going to discuss about displacement reactions, first of all, let's study what is a reactivity series of metals. Okay, so ये जो reactivity series of metals होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो metals है ये जब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो वहाँ अगर हम किसी उस सोल्यूशन में किसी मेटल को उसके साथ रिएक्शन करवाना चाहेंगे तो हमें वहाँ ये देखना है कि उस सोल्यूशन के साथ, जैसे हमारे पास साल्ट सोल्यूशन होता है तो उस साल्ट सोल्यूशन में जो मेटल है, जिस मेटल का वो साल्ट सोल्यूशन है, अब जिस मेटल के साथ हम उसको रिएक्शन करवाना चाहते हैं, अगर वो मेटल मोस्ट रिएक्टिव है देन दैट मेटल विच इज प्रेजेंट इन दैट साल्ट सोल्यूशन, तो उस टाइम वो मेटल उसको रिप्लेस करके नया साल्ट सोल्यूशन बनाएगा. तो यहाँ पे चूंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, यहाँ सबसे पहले पोटेशियम है जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. इसको हमने यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है. सबसे पहले जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद अल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद लेड है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड है. तो यहाँ इसका मतलब ये है कि पोटेशियम सोडियम को भी रिप्लेस कर सकता है, कैल्शियम को भी रिप्लेस कर सकता है, टिल ये गोल्ड तक जो मेटल्स है जो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ तक इन सारे एलिमेंट्स को जो है रिप्लेस कर सकता है. गोल्ड जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये सिल्वर को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता. इसी तरह से ऊपर जाके पोटेशियम तक जितने भी एलिमेंट्स है इनमें से किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. इसको सिल्वर भी रिप्लेस कर सकता है, इसको कॉपर भी रिप्लेस कर सकता है, टिल इसको जो है पोटेशियम भी रिप्लेस कर सकता है. तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम है. तो ये नीचे जो जितनी भी सीरीज है किसी को भी ये जो है रिएक्शन में रिप्लेस कर सकता है, उसके बाद वहां अपना जो है साल्ट सोल्यूशन बना सकता है. तो अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट ये मेटल्स का वर्टिकल कॉलम में बनाया है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे कम रिएक्टिव मेटल है. तो सबसे जो है यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, हमें जो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ होगा क्या कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करके अपना साल्ट सॉल्यूशन बनाएगा. ठीक है, ए मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन. जैसे एग्जांपल यहाँ पे है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है जो कि एक साल्ट सॉल्यूशन है. इसको अगर हम आयरन के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, आयरन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ ये आयरन कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बनाएगा FeSO4, और फिर प्लस कॉपर को ये रिमूव करेगा, कॉपर को ये रिप्लेस करेगा. तो यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो आयरन है, आयरन चूंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, उसके बाद कॉपर आता है, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है. इसी तरह अगर कोई और सॉल्यूशन होगा, जैसे यहाँ जिंक है, अगर जिंक सल्फेट होगा तो जिंक सल्फेट को मैग्नीशियम रिप्लेस कर सकता है, तो वहां मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा. इसी तरह जिंक सल्फेट को सोडियम जो है रिप्लेस कर सकता है, तो सोडियम सल्फेट बनाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप इनमें से जो है किसी को भी खुद से ट्राई कर सकते हैं. लीस्ट रिएक्टिव मेटल का सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वहां जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करके नया साल्ट सोल्यूशन बनाएगा. दिस वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं कि यहाँ मोस्ट रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जो है डिस्प्लेस करके अपना साल्ट सोल्यूशन बनाता है, जिस तरह
यहाँ कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन ने रिप्लेस किया और उसने जो है आयरन सल्फेट बनाया। अब इसके बाद जो है जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, इसी तरह मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को भी जो है साल्ट सोल्यूशन में रिमूव करता है, डिस्प्लेस करता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ मेटल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है समझना है, वो आपको याद रखना है कि किस तरह से जो है साल्ट सोल्यूशन में मेटल को, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है। अब इसकी बात है यूजेस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स के यूजेस क्या है, इनसे हम क्या काम लेते हैं मेटल्स से। उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल्स के यूजेस इसी तरह। तो ये मेटल्स जो है, इन मेटल्स से हम बहुत सारे यूजेस लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे पर्पसेस है, बहुत सारे जो है हम काम लेते हैं इन मेटल से। जैसे मेटल्स से हम जो है नील्स बनाते हैं, या इनसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, इनसे हम गाड़ियाँ बनाते हैं, ट्रेन्स बनाते हैं, एरोप्लेन्स बनाते हैं, या सैटेलाइट्स बनाते हैं, बहुत सारी मशीन्स हम इससे जो है बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ खास टाइप की यूजेस हम देखेंगे जो हम जो सब जिनके बारे में जानते हैं, और ये यूजेस हम याद रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। सबसे पहले है आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स। जो आयरन के, कॉपर के और एल्युमिनियम के मेटल्स है और यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, इनसे हम जो है बर्तन बनाते हैं जो हमारे घरों में कुकिंग पर्पसेस के लिए होते हैं। तो वो यूटेंसिल्स हम यहाँ आयरन से बनाते हैं, कॉपर से बनाते हैं और एल्युमिनियम से बनाते हैं। ठीक है, एंड वाटर बॉयलर्स फॉर फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में जो पानी गर्म करने के काम आते हैं, बड़े बड़े जो है बॉयलर्स, वाटर बॉयलर्स बनाए जाते हैं जहां पानी को बॉयल किया जाता है, क्योंकि वहां जो है वो लार्ज स्केल पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वहां इसका यूज़ किया जाता है कि वहां इसके वाटर बॉयलर्स बनाए जाते हैं आयरन के, कॉपर के और एल्युमिनियम के। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कॉपर मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स for household wiring, electric motors, armature of dynamos and many other electric appliances। ये जो कॉपर मेटल है, इससे हम इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा है मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, तो वो प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ जो कॉपर मेटल है इसको हम इलेक्ट्रिक वायर्स बना सकते हैं, जो हमारे घरों में जो है वायर्स के पर्पज में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी के काम आता है। तो वहाँ हम ये वायरिंग जो है, जो हम घरों में वायरिंग करते हैं, वो वायर्स किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। या हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर जो तार इस्तेमाल की जाती है, जो वायर्स इस्तेमाल की जाती है, वो कॉपर की होती है। या डायनेमोस का आर्मेचर जो बनाया जाता है, जो उसके अंदर शैफ्ट होता है, फिर शैफ्ट के ऊपर कॉइल होती है, वो कॉइल में जो वायर होती है वो कॉपर की होती है। एंड मेनी अदर इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, और बहुत सारे और भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जो हम कॉपर की जो है कॉपर मेटल से बनाते हैं। एल्युमिनियम मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, इससे हम एल्युमिनियम मेटल से हम इलेक्ट्रिक केबल्स बनाते हैं, जो मोटी मोटी तार होती हैं, जो हमारे घरों में भी काम आते हैं और घरों के बाहर भी काम आते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक पोल्स देखते हैं, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं वो जो है ज़्यादातर एल्युमिनियम के ही बने होते हैं। उससे हम जो है पावर स्टेशन जो होता है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई होती है, वो इन्हीं के वायर्स के थ्रू होती है, जो मोटी मोटी वायर केबल्स होते हैं जो हमारे घरों तक आती है, और जो है इससे हम एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम वायर बनाते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम मेटल से। अब तीसरा पॉइंट क्या है, एल्युमिनियम फाइल्स आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन्स, चॉकलेट्स, फूड आइटम्स एंड मेनी अदर मटेरियल्स। जो एल्युमिनियम के फाइल्स होते हैं, इनसे हम पैकिंग बनाते हैं, एक तरह की पैकिंग बनाते हैं जिनमें हम मेडिसिन्स या चॉकलेट्स या और भी कुछ बहुत सारे फूड आइटम्स जो हैं उनमें पैक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चॉकलेट्स के अंदर एक कवर होता है, वो जो है या आपने किसी मेडिसिन का भी देखा होगा, मेडिसिन के अंदर उसकी एक फाइल होती है जिसके अंदर टैबलेट्स होते हैं, तो वो जो है वो एल्युमिनियम की फाइल्स होती है जिससे ये सारी पैकेजिंग बनाई जाती है, उसमें इस मटेरियल को जो है रखा जाता है। एल्युमिनियम मेटल इज आल्सो यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स, जो जहाज, हवाई जहाज बनते हैं, एक तरह टाइप का एल्युमिनियम होता है जिससे वो बनाया जाता है। तो ये एल्युमिनियम मेटल जो है इसके काम भी आता है, ताकि हम इससे जो है हवाई जहाज बनाते हैं। आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील,
जो आयरन मेटल होता है स्टील के फॉर्म में, इसको हम क्या यूजेस लेते हैं इससे हम बहुत सारे मटेरियल्स बनाते हैं, जैसे नील्स है, स्क्रूज है, नट बोल्ट्स है, पाइप्स है, हमारे घरों के अंदर जो पाइप्स लगती है वो भी इससे बनती है आयरन से, या फर्नीचर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि आयरन के लॉकर्स बनाए जाते हैं, अलमीरा बनाई जाती है, इसी तरह बहुत सारा फर्नीचर बनाया जाता है, या आयरन के बेड बनाए जाते हैं जो बहुत सारे पर्पस के लिए हमें जो है ज़रूरत लगता है। एंड वेरियस अदर थिंग्स, बहुत सारी और चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारे घरों में भी काम आती हैं, हमारे फैक्ट्रीज में भी काम आती है और हमारे बाहर के ऑफिस में भी काम आते हैं। तो ये आयरन मेटल से ये चीज़ें भी बनाए जाते हैं जो कि जो है हमारे पर्पसेस में, या हमारे जैसे आप ऑफिस में देखे होंगे वहाँ कुछ चेयर्स, बड़े बड़े टेबल्स बनाए जाते हैं जो आयरन के होते हैं। अब जो जिंक है, जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। आपने देखा होगा कि गैल्वेनाइजेशन जो करते हैं, जो एक तरीके का पेंट जैसा होता है वो आयरन के ऊपर किया जाता है, तो जैसे ब्राउन कलर का होता है, तो उससे क्या होता है कि वो आयरन जो है रस्ट से बच जाता है। कि जिंक कोटिंग जब हम उसके ऊपर करते हैं, ये गैल्वेनाइजेशन जब हम उससे करते हैं, तो ऑक्सीजन जो इसके साथ रिएक्शन करता है तो वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, तो आयरन बच जाएगा, आयरन के साथ जो है ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो जिंक के साथ जो ऑक्सीडेशन होगी वो आयरन को बचाएगी रस्ट बनने में। इसी तरह सिल्वर और गोल्ड मेटल जो है, इनसे हम ज्वेलरी बनाते हैं, जेवरात बनाते हैं, जैसे रिंग्स होती है, ठीक है, पेंडलम होता है, या बहुत सारे और चीज़ें बनाए जाते हैं जो इसकी जो है सिल्वर के और गोल्ड मेटल के होते हैं। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, उसमें आपने देखा हो एक लिक्विड टाइप का जो है लिक्विड टाइप का एक मटेरियल उसके अंदर होता है, थर्मोमीटर के अंदर जो ऊपर नीचे जाता है, और वो मरकरी होता है, वो थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद नॉन मेटल्स के यूजेस क्या है, कि जो नॉन मेटल्स के यूजेस है, नॉन मेटल्स के यूजेस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे हम ये नॉन मेटल्स से हम देखते हैं कि हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हम इनसे बनाते हैं, या इनको जो हम और बहुत सारे पर्पसेस के लिए अपने यूज़ में लाते हैं, लार्ज स्केल पे भी और स्मॉल स्केल पे भी। तो कुछ यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट यूजेस लिए हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन है, कि ये ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स भी इसको यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस जो होता है, ये ऑक्सीजन गैस से हम जो है अपनी ब्रीदिंग करते हैं और अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और इसका दूसरा यूज़ क्या है, इट्स ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूअल्स, ठीक है। इसको हम जो है फ्यूअल्स बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घरों के अंदर जो फ्यूअल्स होते हैं वो किस तरह से बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से वो जो है जल जाते हैं। तो हमारे चाहे हमारे घरों के अंदर हो या फैक्ट्रीज़ के अंदर हो, या हमारी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उनके अंदर जो फ्यूअल हम जलाते हैं वो किसकी मदद से जलता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का जो है ऐसा यूज़ है कि इसको हम एज अ रेस्पिरेशन जो है फॉर ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसको हम जो है फॉर बर्निंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइज़र, जिससे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, अपनी खाद बनाते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में काम आते हैं। हम अपने जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, वो खाद बनाने के लिए। और एक इसका नाइट्रोजन गैस जो है इसको हम यूज़ करते हैं फूड पैकेजिंग के लिए इंस्टेड ऑफ आयर। जैसे हम देखते हैं कुछ हमारे फूड आइटम्स होते हैं, वो फूड आइटम्स के अंदर हम ये जो है टाइट पैकिंग करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं और उसमें वो उसके अंदर रखते हैं उस फूड आइटम के अंदर, ताकि वो फूड जो है फ्रेश रहे, उसमें कोई डिकेइंग ना हो, वो जो है उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। तो उसको हम रिप्लेस करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जो उसको फ्रेश रखता है उस फूड को। उसके बाद जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और इस क्लोरीन से हम क्या करते हैं, इससे इसका हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है कि इससे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करते हैं, जो हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं या और भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। और इसमें क्लोरीन में और एक खासियत है कि ये जो है जर्म्स को किल करता है और वाटर को ये जर्म फ्री बनाता है, जो हम वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सप्लाई करते हैं। तो इसका ये यूज़ है कि क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए इस वाटर को जो है प्यूरिफाई करता है।
और आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ क्या है कि इसका हम जो है पर्पल कलर्ड सोल्यूशन एक बनाते हैं जिसको हम टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं, जो हमारी कट्स और वुंड्स में जो है उनको क्योर करने में जो है काम आता है, जिसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। और ये क्योरिंग में जैसे किसी को जख्म आता है तो उसको ये सोल्यूशन जो है टिंक्चर आयोडीन, जो आयोडीन का सोल्यूशन है उसके में इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो है कट्स और वुंड्स वो क्योर हो जाते हैं, उसमें उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आयोडीन का एक ऐसा यूज़ है। और सल्फर और फास्फोरस एक ऐसे नॉन मेटल है जिनका यूज़ क्या है कि ये फायरवर्क्स में, फायरवर्क्स बनाने में, जैसे पटाखे होते हैं या जो होलीज में काम आते हैं या जिनको जो है फोड़ते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, उनको बनाने में ये मदद देता है सल्फर और फास्फोरस, जो कि एक नॉन मेटल है। और सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम और एक यूज़ इससे लेते हैं कि इसका हम वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं। वॉल्कनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब है क्या है कि रबर को हम हार्ड कर देते हैं और उसको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो रबर को हार्ड करने के बाद। इसके बाद कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। ये कार्बन एज अ फ्यूल किस तरह से यूज़ किया जाता है कि इसको इन द फॉर्म ऑफ चारकोल यूज़ किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कोक यूज़ किया जाता है या इन द फॉर्म ऑफ कोल यूज़ किया जाता है। तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ चारकोल, कोक एंड कोल। तो ये यूजेस थे मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मेटलाइड्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा कि जो हमने प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ी है, तो यहाँ अगर हम मेटलाइड्स की बात करेंगे तो मेटलाइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, कि हम कभी कभार देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी कभी कभार मेटल से मिलती है, कभी कभार नॉन मेटल से मिलती है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे कि मेटल्स, हमने पढ़ा मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी तरह हमने पढ़ा जो है नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटलाइड्स का क्या काम है? मेटलाइड्स जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बल्कि ये थोड़ा सा कम मिकदार में जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये एलिमेंट जो जिसकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलाइड्स बोलते हैं। और इस तरह से कि चूंकि यहाँ पे कुछ मिकदार में कुछ जो है थोड़ा सा इसका कुछ स्मॉल एक्सटेंट ये कुछ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, तो हम कहते हैं कि मेटलाइड जो है ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, या हम सेमीकंडक्टर्स को जो है मेटलाइड्स बोल सकते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, या आर्सेनिक है, या टेल्यूरियम है। ये कुछ ऐसी एलिमेंट्स है जिनको हम जो है मेटलाइड्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंप्लीट हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था एक जो है वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई थी, वो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पे सल्फरस एसिड को फास्फोरस बोला था, स्लिप ऑफ टंग। जैसे यहाँ पे हमने सल्फर प्लस ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया था, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद बोला था वहाँ H2SO3 बनता है जो कि एक एसिड है, और ये एसिड क्या है? ये सल्फरस एसिड है। वहाँ मैंने जो है मिस्टेक हो गई थी कि वहाँ मैंने आपको फास्फोरस एसिड बोला था, वो स्लिप ऑफ टंग हुआ था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये सल्फरस एसिड है, सल्फर इसमें है तो ये सल्फरस एसिड है, ना कि फास्फोरस एसिड। तो यहाँ पे हमारा ये मेटल और नॉन मेटल का जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने जो है पढ़ी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इनके जो है मेटल्स की यूजेस पढ़े और नॉन मेटल्स की यूजेस पढ़े। अब इनके अकॉर्डिंग आप इनको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या यूजेस इनके जो है उसमें इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेटल्स की क्या यूजेस है, नॉन मेटल्स की क्या यूजेस है, और इनकी आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे कि मेटल्स में कौन से एग्जाम्पल्स है, नॉन मेटल्स में कौन से एग्जाम्पल्स है। तो इस तरह से आपकी मेटल और नॉन मेटल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर इसका जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा कि इनकी रिएक्शंस कैसे क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो वह वहाँ पे इंशाल्लाह जो है अच्छी तरह से स्टडी करोगे। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपने ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस की आपने समझी होगी। थैंक्स, गुड बाय।